विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम एग्जाम्पलर बुक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कहाँ पर होता है, कब होता है? तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। लिखा है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमेट एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल टू फॉर्म जायगोट। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जायगोट के फॉर्मेशन के लिए मेल और फीमेल गैमेट अपना जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, टू पिंक कलर्ड फ्लावर्स ऑन क्रॉसिंग रिजल्टेड इन वन रेड, टू पिंक एंड वन वाइट फ्लावर प्रोजीनी। द नेचर ऑफ द क्रॉस विल बी। तो यहाँ पर दो पिंक कलर का फ्लावर है, जब इनको आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो जो रिज़ल्ट निकलता है उसमें एक रेड फ्लावर निकलता है, दो पिंक और एक वाइट फ्लावर उसके प्रोजेनी के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर ये जो क्रॉस करवाया गया है तो इसका नेचर क्या है? तो ये जो नेचर है इसका कैसा होगा? ये सेल्फ पॉलिनेट करवाया गया है, तो सेल्फ पॉलिनेशन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। लिखा है टू पिंक कलर्ड फ्लावर्स ऑन क्रॉसिंग रिजल्टेड इन वन रेड, टू पिंक एंड वन वाइट फ्लावर प्रोजीनी। The nature of the cross will be cross fertilization. Cross fertilization is transfer of pollen grain from one plant to the stigma of flower born of different plant of same species. तो दो पिंक कलर का फ्लावर को जब क्रॉस कराया गया तो रिजल्ट में जो प्रोजीनी मिला वो उसमें एक रेड कलर का, दो पिंक कलर और एक वाइट कलर का फ्लावर मिला। तो यहाँ पर जो नेचर है क्रॉस कराने का, इसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या किसे कहते हैं? क्रॉस फर्टिलाइजेशन में जो पॉलन ग्रेन होता है उसका ट्रांसफ़र कहाँ से होता है? एक प्लांट के स्टिग्मा से, फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है उसको डिफरेंट प्लांट के स्पीसीज़ के साथ में वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अ क्रॉस बिटवीन अ टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट रिजल्टेड इन प्रोजेनी दैट वर ऑल टॉल प्लांट बिकॉज। तो जब क्रॉस करवाया जाता है टॉल प्लांट का और शॉर्ट प्लांट का तो यहाँ पर जो प्रोजीनी होती है वो प्रोजीनी सभी टॉल प्लांट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट ट्रेट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। लिखा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस कैरेक्टर दैट इज एक्सप्रेस्ड इन F1 generation is called dominant trait, whereas character that is not expressed in F1 generation is known as recessive trait. Thus टॉलनेट इज़ द डोमिनेंट ट्रेट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर पाए जाते हैं F1 जनरेशन में उसे डोमिनेंट ट्रेट कहा जाता है, जबकि जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं होते हैं उसे रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। इसीलिए जो टॉलनेस है इसको डोमिनेंट ट्रेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो यहाँ पर फॉर एवरी हार्मोन देर इज़ ए जीन। तो हर एक हार्मोन जो होता है उसके लिए एक जीन होता है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है फॉर एनी प्रोटीन देर इज़ ए जीन, ये भी करेक्ट है। थर्ड है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देर इज़ ए जीन, ये भी करेक्ट है। तो इसमें इनकरेक्ट क्या है? फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज़ अ जीन। तो फैट के मॉलिक्यूल में जीन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। लिखा है हार्मोन एंड एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉर्मेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोटीन इज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर जीन, बट फैट बायोसिंथेसिस अकर्स थ्रू मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो हार्मोन और एंजाइम जो है ये प्रोटीन से बने होते हैं और यहाँ पर जो पर्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है ये कैसे कंट्रोल होता है? पर्टिकुलर जीन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। लेकिन फैट बायोसिंथेसिस के बारे में बात की जाए तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट is crossed with wrinkled yellow seeded pea plant, the seed produced in F1 generation is। तो जब यहाँ पर
राउंड ग्रीन सीड का जो पी प्लांट है इसको येलो सीड पी प्लांट के साथ में इसमें क्रॉस करवाया जाता है तो कैसा प्लांट मिलेगा, राउंड एंड येलो मिलेगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राउंड एंड येलो। लिखा है इफ़ अ राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ रिंकल्ड येलो सीडेड पी प्लांट, द सीड प्रोड्यूस्ड इन F1 generation are round and yellow with genotype। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन ह्यूमन मेल्स all the chromosomes are paired perfectly except one, this unpaired chromosome is। तो ह्यूमन बीइंग की में बात की जाए मेल में तो जो क्रोमोसोम होते हैं वे सभी पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, एक को छोड़ करके। तो ये जो अनपेयर्ड क्रोमोसोम है इसे क्या कहते हैं, ये क्या होंगे, तो ये ऑप्शन नंबर 4 वाई क्रोमोसोम अनपेयर्ड क्रोमोसोम होता है और एक्स क्रोमोसोम ये अनपेयर्ड क्रोमोसोम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 and 4 ऑप्शन नंबर सी। लिखा है इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आउट ऑफ विच 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। तो ह्यूमन बींग की बात करें तो यहाँ पर 23 पेयर होता है क्रोमोसोम का, जिसमें से एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। इन मेल्स देर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स एक्स एंड वाई। तो मेल की बात करें तो यहाँ 2 टाइप का सेक्स हार्मोन होता है, एक्स और वाई। इन मेल्स ऑल क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम। तो मेल की बात करें तो सभी क्रोमोसोम जो है वो पेयर में होते हैं एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम। हैंस नॉर्मल साइज्ड एक्स क्रोमोसोम एंड स्मॉल साइज्ड वाई क्रोमोसोम आर अनपेयर्ड। तो नॉर्मल साइज का एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम जो है ये अनपेयर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है द मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमिन बाय। तो यहाँ पर अगर कोई चाइल्ड है वो मेल है तो उसको कैसे डिटरमिन करेंगे, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, द वाई क्रोमोसोम इन जाइगोट। तो जाइगोट में अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो इसका मतलब है जो चाइल्ड है वो मेल है। लिखा है द मेलनेस ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमिन्ड बाय द वाई क्रोमोसोम इन जाइगोट इनहेरिटेड फ्रॉम फादर। इफ एक्स क्रोमोसोम इज इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर द जाइगोट विल बी डेवलप इनटू अ गर्ल। तो जो चाइल्ड है वो मेल है, वो कैसे पता चल रहा है कि जाइगोट जो बन रहा है तो जाइगोट में वाई क्रोमोसोम अगर फादर से आता है तो जो चाइल्ड है वो मेल होगा, और अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम आता है तो जो जाइगोट होगा वो गर्ल डेवलप होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जाइगोट विच हैज़ an X chromosome inherited from the father will develop into a boy। तो इसके लिए will develop into a blank। एक जाइगोट है जिसमें कि एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट हुआ है फादर से, तो वो जो जाइगोट बनेगा वो कौन सा बनेगा, एक्स क्रोमोसोम है तो ये गर्ल बनेगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गर्ल। लिखा है जाइगोट विच हैज़ एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम फादर विल डेवलप इनटू अ चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो पहला है फ्रीक्वेंसी, लिखा है तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन इज इन अ पॉपुलेशन चेंज ओवर सेवरल जनरेशन रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन, ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और इनकरेक्ट ही पूछा गया है, तो यही आंसर है। लिखा है रिडक्शन इन वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टारवेशन इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है, ये जेनेटिकली कंट्रोल नहीं किया जा सकता है वेट को, वेट अगर लूज हो रहा है तो। लिखा है रिडक्शन इन वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टारवेशन इज एक्सटर्नल environmentally determined factor. It is not genetically controlled because it will not change the DNA of germ cells. Hence option B shows incorrect statement। लिखा है जब वेट जब रिड्यूस होने लगता है किसी ऑर्गेनिज्म का ड्यू टू स्टारवेशन, भूख की वजह से, तो ये जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के थ्रू डिटरमिन्ड फैक्टर है। ये जो है जेनेटिकली कंट्रोल नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो DNA है जर्म सेल का ये चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है न्यू स्पीशीज़ में बी फॉर्म्ड इफ। तो नया स्पीशीज़ कब बनता है, कब बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, DNA अंडरगोज सिग्निफिकेंट चेंजेस इन जर्म सेल। और ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है क्रोमोसोम नंबर चेंजेस इन गैमेट। तो अगर DNA में सिग्निफिकेंट चेंज होगा जर्म सेल में तो आपका न्यू स्पीशीज़ बनेगा, और क्रोमोसोम नंबर जो है इसमें गैमेट में चेंज होगा तो आपका न्यू स्पीशीज़ बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1 and 2। लिखा है न्यू स्पीशीज़ में बी फॉर्म्ड
इन डीएनए, इफ़ डीएनए अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस, यानी डीएनए में सिग्निफिकेंट चेंज होगा तो यहाँ पर न्यू स्पीशीज़ बनेगा। एंड क्रोमोजोम नंबर चेंजेस इन गैमेट, और गैमेट में क्रोमोजोम का नंबर चेंज होगा। दिस लीड टू न्यू वेरिएशंस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 2 pea plants, one with round green seeds and another with wrinkled yellow seeds, produce F1 progeny that have round yellow seeds. When F1 plants are self-fed, the F2 progeny will have new combination of characters. Choose the new combination from the following. तो दो पी प्लांट है जिसमें कि एक है वो राउंड ग्रीन सीड वाला है और जो दूसरा है वो रिंकल्ड येलो सीड वाला है। तो यहाँ पर ये दोनों F1 प्रोजीनी फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो राउंड येलो सीड का फॉर्मेशन होता है, जब F1 प्लांट को फिर से सेल्फ पॉलिनेट करवाया जाता है तो F2 प्रोजीनी मिलता है। यहाँ पर जो न्यू कॉम्बिनेशन में बनेगा तो इसमें कौन सा कैरेक्टर होगा? तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर 1 और 4 है ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 है जो न्यू प्रोजीनी होगा वो राउंड और येलो कलर का होगा और साथ में रिंकल्ड और ग्रीन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1 और 4। लिखा हुआ है द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ F2 प्रोजीनी विल बी राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। तो यहाँ पर न्यू कॉम्बिनेशन जो F2 प्रोजीनी का होगा वो कैसा होगा? राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन होगा। द phenotypic रेशियो 9:3:3:1 इज ऑब्टेन। तो यहाँ पर जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 9:3:3:1 यहाँ पर पाया जाएगा। दिस कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग। यहाँ पर आपके पास में इसको इस टेबल के थ्रू बताया जा सकता है। जैसे ये है आपका मदर टाइप, यहाँ पर RR YY है और यहाँ पर आप देखिए फादर से अगर आ रहा है कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल Y स्मॉल y। तो जब इसको क्रॉस करवाएंगे तो इस तरह से आपका फॉर्मेशन करेगा 9:3:3:1 के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है a basket of vegetables contain carrot, potato, radish and tomato. Which of them represent the correct homologous series? तो एक बास्केट है जिसमें कि कैरेट, पोटैटो, रेडिश और टोमेटो है। तो इसमें से कौन सा है होमोलोगस स्ट्रक्चर को शो करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रेडिश एंड कैरेट। Radish and carrot represent the homologous structure because both have similar design of structure though both are different species. Question number 13 कह रहा है select the correct statement। इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उनको सेलेक्ट करना है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। टेंड्रिल ऑफ अ पी प्लांट एंड फिलोक्लेड ऑफ ट्यूनिया आर होमोलोगस। लिखा है होमोलोगस ऑर्गेन्स आर दोज ऑर्गेन्स। होमोलोगस ऑर्गेन क्या होता है? दोज ऑर्गेन्स दैट हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बट हैव डिफरेंट अपीयरेंस एंड फंक्शन। तो होमोलोगस ऑर्गेन वैसे ऑर्गेन होते हैं जिसका कि सेम बेसिक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है लेकिन डिफरेंट अपीयरेंस और फंक्शन होता है। टेंड्रिल ऑफ अ पी प्लांट एंड फिलोक्लेड of Tunia are homologous organs because they are modified stems but serve different functions in different plants। तो टेंड्रिल पी प्लांट का टेंड्रिल के बारे में बात करें और फाइलोक्लेड जो ट्यूनिया का होता है ये दोनों होमोलोगस ऑर्गेन हैं क्योंकि ये जो है मॉडिफाइड स्टेम है लेकिन ये जो डिफरेंट फंक्शन जो है डिफरेंट प्लांट में ये शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ये ट्रू नहीं है। लिखता है ऑल वेरिएशन इन स्पीशीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल। तो किसी भी स्पीशीज़ का सभी को इक्वल चांस यहाँ पर मिलता है ये लिखा है, जबकि इक्वल चांस नहीं मिलता है। लिखा है वेरिएशन मीन्स सर्टेन चेंजेस which occur in sexually reproducing organism because of errors in DNA copying। यानी कि जो वेरिएशन का मतलब होता है कि सर्टन चेंज होता है जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जब होता है ऑर्गेनिज्म तो यहाँ पर डीएनए में जिसकी कॉपी जब होती है तो यहाँ पर कुछ चेंजेस उसमें देखने के लिए मिलते हैं। वेरिएशंस आर बेनिफिशियल फॉर स्पीशीज बिकॉज दे इंक्रीज द अडेप्टेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो वेरिएशन जो है ये बेनिफिशियल होता है किसी भी स्पीसीज़ के लिए क्योंकि ये जो है अडेप्टेबिलिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म की अडेप्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं
The variations produced in organism during successful generations gets accumulated in the organism. The significance of variations show up only if it continues to be inherited by the offspring of several generations. Question number 16 कहता है A trait of organism is influenced by, तो किसी organism का trait किससे influence होता है, तो ये maternal और paternal DNA दोनों से influence होता है. तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, both maternal and paternal DNA. लिखा है A trait in an organism is influenced by both maternal and paternal. This trait transfers one generation to other generation through genes located on the chromosome. तो यहाँ पर ये जो ट्रेट होता है ये मैटरनल और पैटर्नल दोनों पर डिपेंड करता है, दोनों का इन्फ्लुएंस पड़ता है. यहाँ पर जो ट्रेट है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, जो जीन होता है, जीन में जो क्रोमोसोम होता है उसकी वजह से. क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सेलेक्ट द ग्रुप विच शेयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर. तो यहाँ पर जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर है उस ग्रुप को सेलेक्ट करना है. तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2 इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज. लिखा है 2 इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज आर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स. तो 2 इंडिविजुअल एक ही स्पीसीज़ का है, तो यहाँ पर जो कॉमन कैरेक्टर इसमें मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स पाए जाते हैं. A species is a group of organisms consisting similar individual which can breed together to produce fertile offspring. It is lowest taxon. तो यहाँ पर कोई भी स्पीशीज़ है इसका जब ग्रुप बनता है ऑर्गेनिज्म का तो इसमें सिमिलर इंडिविजुअल्स आपको पाए जाते देखने के लिए मिलेंगे जो कि टुगेदर ब्रीड करते हैं, तो प्रोड्यूस करते हैं, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं और इनका जो टेक्सन होता है ये लोअर होता है. क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी थियोरी फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज़ इज जनरली ड्यू टू. तो यहाँ पर इवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में बताइए क्यों होता है. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ओवर सेवरल जनरेशन. तो कुछ जनरेशन में यहाँ पर वेरिएशन देखने के लिए मिलते हैं, इस वजह से होता है. लिखा है द प्रोसेस बाय विच अ न्यू स्पीशीज डेवलप्स फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, नेचुरल सेलेक्शन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट एट्सेट्रा इज नोन एज speciation. Question number 19 है from the list given below select the character which can be acquired but not inherited. तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो एक्वायर किया जा सकता है लेकिन इनहेरिटेड नहीं होता है. तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, साइज ऑफ बॉडी. लिखा है एक्वायर्ड ट्रेड्स आर ट्रेड्स which are acquired by an organism during its lifetime and it cannot be expressed from one generation to the next and it does not result in evolution. For example, size of body. तो acquired trait किसे कहते हैं, ये ऐसे traits हैं जो कि किसी भी organism के थ्रू acquire किए जाते हैं उसके पूरे लाइफ टाइम में, और ये जो है पास नहीं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं किए जा सकते हैं. एग्जाम्पल दिया है साइज ऑफ बॉडी. क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द 2 वर्जन्स ऑफ ट्रेट विच आर ब्रॉट इन बाय द मेल एंड फीमेल गैमेट आर सिचुएटेड ऑन. तो 2 वर्जन ट्रेट का कौन सा है, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कॉपीज ऑफ सेम क्रोमोसोम. लिखा है 2 versions of a trait which are brought in by the male and female gametes are situated on copies of same chromosomes. Each parent contributes one copy of the gene for a particular trait. क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन. तो इनमें से कौन सा जीन के कैरेक्टरिस्टिक को बताता है. तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 करेक्ट है. 1 लिखता है जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन अ DNA मॉलिक्यूल, और ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि इन individuals of a given species a specific gene is located on a particular chromosome. तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 करेक्ट है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है. लिखा है जीन्स आर यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस. तो जीन जो है हेरिडिटी का एक यूनिट है जो कि इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जीन्स कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म. जीन क्या करता है, जो ट्रेट का एक्सप्रेशन है और उसका जो कैरेक्टर है ऑर्गेनिज्म का उसको कंट्रोल करने का काम करता है. जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. तो जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये क्रोमोसोम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है सेल में, सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें उसके अंदर प्रेजेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इन पीस अ प्योर टॉल प्लांट
is crossed with a short plant, the ratio of pure tall plant to short plant in F2 is, तो यहाँ पर P में प्योर टॉल प्लांट को क्रॉस करवाया जाता है प्योर शॉर्ट प्लांट के साथ में, तो यहाँ पर F2 जनरेशन में रेशियो बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1:1 रेशियो में प्रेजेंट होगा। लिखा है व्हेन प्योर टॉल प्लांट विथ फिनोटाइप टी कैपिटल टी क्रॉस विथ शॉर्ट प्लांट स्मॉल टी, तो जब कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया जाता है तो पॉसिबल प्रोजीनियस में F2 जनरेशन में कौन सा होगा, कैपिटल टी, ये एक कैपिटल टी होगा, दूसरा स्मॉल टी भी एक होगा, वहीं पर कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बनेगा। तो यहाँ पर जो रेशियो होगा ये प्योर टॉल का वो कितना होगा, रेशियो है प्योर टॉल का 1 है और प्योर शॉर्ट कितना बन रहा है, तो 1 बन रहा है, तो रेशियो हो गया 1:1। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ अ ह्यूमन इज, तो कितना नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 1। Zygote has 23 pairs of chromosome, that is 46 out of them 1 pair in sex chromosome, तो zygote में 23 पेयर क्रोमोसोम का होता है और इन 46 में से एक जो है सेक्स क्रोमोसोम होता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द थियोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, तो ये थियोरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था, ये डार्विन के थ्रू दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सम डायनासोर्स हैड फेदर्स ऑल्दो दे कुड नॉट फ्लाई, तो कुछ डायनासोर ऐसे हैं जिसमें कि फेदर होते हैं लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं, बट बर्ड्स हैव फेदर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई, बट बर्ड्स के पास भी फेदर होते हैं और वो फ्लाई कर सकती हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन दिस मीन्स दैट, तो इसका इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल, बर्ड जो है वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं। लिखा है सम डायनासोर्स हैड फेदर्स ऑल्दो दे कुड नॉट फ्लाई यूजिंग द फेदर्स, कुछ डायनासोर में फेदर होते हैं लेकिन अपने फेदर का यूज़ करके वो उड़ नहीं सकते हैं। बर्ड्स ऑल्सो हैव फेदर्स टू फ्लाइट, बर्ड्स के पास में भी फ्लाइट करने के लिए उड़ने के लिए फेदर्स होते हैं। सिंस डायनासोर्स वर रेप्टाइल्स दिस मीन्स दैट बर्ड्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, अब क्योंकि डायनासोर जो है एक रेप्टाइल है इसीलिए जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल्स की कैटेगरी से इवॉल्व हुए हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछिए, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग ओनली एट DU, सी यू सून, बाय बाय।